आवाज आ रही है ना? एक बार अप्लाई कर देना। चलो। हाँ जी। तो अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा, फोनोन एवं फोनोन की अभिधारणा। एक चीज बताइएगा, एक सेकंड रुको। हमने ऊर्जा अवस्था घनत्व पढ़ लिया क्या? एक बार रिप्लाई करना। हमने ऊर्जा अवस्था घनत्व एवं फर्मी ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ लिया क्या? एक बार रिप्लाई करना। ऊर्जा अवस्था घनत्व एवं फर्मी ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ लिया क्या? एक बार रिप्लाई करना। एक बार रिप्लाई करना। ऊर्जा अवस्था घनत्व एवं फर्मी ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ लिया क्या हमने? ऑफलाइन में तो पढ़ा दिया था मुझे। चलो फटाफट रिप्लाई करो, नहीं पढ़ा है ना? चलो तो आप लोग आज हेडिंग लगाओ, ऊर्जा अवस्था घनत्व एवं फर्मी ऊर्जा। ये टॉपिक डिक्टो कॉपी अभी, सॉरी, ऊर्जा अवस्था घनत्व एवं फर्मी ऊर्जा, ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है इसी यूनिट के अंदर। और ये दो लास्ट ईयर न्यूक्लियर के अंदर भी पूछा जा चुका है, ये पहले यूनिट के अंदर। ठीक है। फर्मी गैस मॉडल है, न्यूक्लियर के अंदर भी पूछा जा चुका है और इसके अंदर भी पूछा जा चुका है ना? तो जो न्यूक्लियर की क्लास लेते हैं उनको तो ये पता रहेगा किस तरीके से सोल्व होता है ये ना। ठीक है। और जिन्होंने नहीं ले रखी उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग देखते रहो ना, समझते रहना। तो हेडिंग लगाओ, ऊर्जा अवस्था घनत्व एवं फर्मी ऊर्जा। ठीक है। चलो, इसके अंदर एक आध एक लाइन लिखो पहले, फिर मैं एक एक चीजों को समझाते हुए चलूंगा। लिखो। लिखना, ठोस पदार्थ में परमाणु, पिछली साल आ चुका ना, बहुत सिंपल है। ठोस पदार्थ में परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं। ठोस पदार्थ में परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं यदि किसी ठोस पदार्थ को, यदि किसी ठोस पदार्थ को एक घन आकार के रूप में लिया जाए, एक घन आकार के रूप में लिया जाए, एक घन आकार के रूप में लिया जाए, तो उसमें उपस्थित परिबद्ध कण, तो उसमें उपस्थित परिबद्ध कण, में उपस्थित परिबद्ध कण के पास गतिज ऊर्जा तो होगी, के पास गतिज ऊर्जा तो होगी, परंतु स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। के पास गतिज ऊर्जा तो होगी परंतु स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। चलो, ध्यान देना, सारे के सारे ढंग से समझना, बहुत सिंपल है। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक न्यूक्लियर के अंदर भी है और लास्ट ईयर दोनों के अंदर पूछ लिया, न्यूक्लियर के अंदर भी पूछ लिया और आप लोगों के सॉलिड के अंदर भी पूछ लिया ये वाला ना। ठीक है, दोनों के अंदर सेम फॉर्मूला ही डिराइव होता है, सेम तरीके से ही डिराइव होता है। ठीक है, समझना क्या है कहने का मतलब। देखो, हमने क्या किया है, जो ठोस पदार्थ है उसको घन आकार के रूप में लिया है। अब ठोस पदार्थ को जब हम घन आकार के रूप में ले रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लेके चलता हूं, जिसके अंदर हमने एक तो 1D बॉक्स पढ़ा था। जो 1D बॉक्स होता है उसके अंदर ये दो दीवारें होती हैं, x बराबर 0 वाली दीवार, एक होती है x बराबर a वाली दीवार। और इस दीवार की ऊंचाई भी अनंत होती है, इस दीवार की ऊंचाई भी अनंत होती है। इसके अंदर कोई पार्टिकल है तो आप लोगों को पता हो तो इसके अंदर जो पार्टिकल परिबद्ध है, उस परिबद्ध पार्टिकल के पास में केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। बी का मान कितना होता है यहाँ पे? 0 होता है। तो ये है हमारी 1D प्रॉब्लम। तो 1D प्रॉब्लम के लिए जो तरंग फलन लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता था, √2/a साइन n पाई x अपॉन a। इस तरीके से तरंग फलन परिभाषित किया जाता था इस वाली प्रॉब्लम के लिए। ठीक है।
अब यहां पे हमने क्या किया है, ठोस पदार्थ को किसके रूप में लिया है, घन आकार के रूप में लिया है। तो घन आकार के रूप में लिया गया है तो प्रॉब्लम एक विमीय नहीं है, प्रॉब्लम कैसी है, त्रिविमीय है। और आपको पता होना चाहिए त्रिविमीय बॉक्स के लिए जो तरंग फलन लिखा जाता है वो तरंग फलन कैसे लिखा जाता है, साई एक्स वाई जेड इक्वल टू ऐसे लिखा जाता था, √2 अपॉन ए साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए, फिर √2 अपॉन बी साइन n2 पाई वाई अपॉन बी, फिर लिखा जाता था रूट के अंदर 2 अपॉन सी साइन n3 पाई जेड अपॉन सी। इस तरीके से लिखा जाता था त्रिविमीय बॉक्स के लिए तरंग फलन। लेकिन मैंने ठोस पदार्थ को किसके रूप में लिया है, घन आकार के रूप में लिया है। अगर घन आकार के रूप में लिया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए बराबर बी बराबर क्या होता है, सी होता है। अगर ए बराबर बी बराबर सी होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे √2 अपॉन ए, अब इसका इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा। अब बी का मान भी एक है, सी का मान भी एक है, तो ए गुणा ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये आ जाएगा साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए साइन n2 पाई वाई अपॉन ए और साइन n3 पाई z अपॉन ए। तो तरंग फलन इस तरीके से दिया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिविमीय बॉक्स होता है उसके अंदर कोई पार्टिकल परिबद्ध होता है, बाउंड होता है, उसके पास में केवल कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन यहां पे भी बोली गई है कि अगर हम ठोस पदार्थ को घन आकार के रूप में ले तो उसमें जो परिबद्ध कण है उसके पास में केवल कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस परिबद्ध कण के लिए जो तरंग फलन होगा वो अपन किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये रिजल्ट कहां से लिया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स से लिया गया है। किससे लिया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर त्रिविमीय बॉक्स पढ़ा था उस वाले डेरिवेशन से ये वाला रिजल्ट लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमने ठोस पदार्थ का आकार क्या माना है, घन आकार के रूप में लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर तरंग फलन कैसे दिखा जाएगा, इस तरीके से। तो मैं ऐसे लिखूंगा यहां पे, तो इस परिबद्ध कण के लिए देखते जाओ, इस परिबद्ध कण के लिए, हाँ जी, तरंग फलन निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा, निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा, दर्शाया जाता है। तो तरंग फलन दर्शाने का तरीका होता है बच्चों ये। और देखो न्यूक्लियर के अंदर क्या अंतर है, यहां ठोस पदार्थ बोला है मैंने, न्यूक्लियर के अंदर अपन क्या बोलते हैं, नाभिक का आकार यदि घन आकार में लिया जाए, यदि नाभिक का आकार घन आकार में लिया जाए, यहां पे ठोस पदार्थ बोल देते हैं, वहां पे नाभिक बोल देते हैं, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये भाई साहब ये आएगा, घन आकार लिया है तो 8 अपॉन ए क्यूब आएगा, साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए आएगा, साइन n2 पाई वाई अपॉन बी आएगा, और सर ये आएगा साइन n3 पाई z अपॉन सी। जो न्यूक्लियर की क्लास लेते हैं उनको पता चल रहा होगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1, सॉरी इसको भी ए करना है ना, और सर इसको भी ए करना है। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब सुनना सारे के सारे, ध्यान देना। अब इसके बाद में सारे के सारे सुनना बना, देखो इस फलन के लिए, देखो हमने एक तो तरंग फलन ज्ञात करते थे जिसको अपन आइगेन फलन बोलते थे, एक अपन आइगेन ऊर्जा आइगेन मान भी ज्ञात करते थे। तो इस तरंग फलन के लिए, इस तरंग फलन के लिए ऊर्जा आइगेन मान, ऊर्जा आइगेन मान निम्न होगा। तो याद हो तो क्वांटम के अंदर पढ़ रखा है ये भी आप लोगों ने, एच स्क्वायर बटा 8ma², और इधर आता था ये n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिजल्ट वहां पे लिखा जाता था। ठीक है, हाँ जी, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। चूंकि n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से,
E इक्वल टू एच स्क्वायर बटा 8 ma स्क्वायर एन स्क्वायर, समीकरण नंबर देंगे इसे 3। तो एक बार यहां से यहां तक उतार लो। लिख लिया? चल, अब आगे की बात समझना। देखो अब क्या करते हैं, ध्यान देना। देखो उतारना नहीं है अभी कुछ भी। देखो इसके बाद में यदि स्मॉल एन को त्रिज्या मानकर, पहले देखते चलना बाद में उतारना है पूरा समझने के बाद, त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा जाए, एक गोला खींचा जाए तो इस गोले के 1/8वें भाग में 0 से n तक n1, n2 व n3 के धनात्मक मानों का समुच्चय होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब ढंग से समझना ना, समुच्चय होगा। देखो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने यहां पे लिखी है, ध्यान दो सबके सब बोर्ड पे, है ना। इस लाइन का मतलब यहां पे क्या है, हाँ जी चलो देखना। इस लाइन का मतलब ये है कि यहां ये जो एन स्क्वायर बराबर क्या है, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस n को त्रिज्या मानता हूं और एक गोला खींचता हूं। ठीक है ना, तो ये लो सबसे पहले अपन गोला खींचते हैं। तो ये लीजिएगा, हमने n को त्रिज्या मानकर, यहां पे स्मॉल n को त्रिज्या मानकर, ये सेंटर हो गया है ना। ये n को त्रिज्या मानकर हमने क्या खींचा है, एक गोला खींचा है। ठीक है, क्या खींचा है हमने, एक गोला खींचा है। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान दो। समझने वाली बात यह है कि ये वाली अक्ष है हमारे पास में निर्देश तंत्र की, जैसे एक्स वाई जेड अक्ष होती है ना, वैसे ही यहां पे अपन 3 अक्ष दिखा रखे हैं निर्देश तंत्र की, चेक करना। तो ये वाली अक्ष ले लेते हैं अपन n1, ये वाली अक्ष ले लेते हैं अपन n2, और ये वाली अक्ष ले लेते हैं अपन n3। तो मैंने एक गोला खींचा है, इस गोले का रेडियस कितना है, n है। ठीक है, और चीज सुनो, इस गोले का रेडियस n है, इसके साथ साथ ध्यान देना, इसके साथ साथ इस गोले का रेडियस तो n है, और यहां पे मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं, यहां से लेके इसकी मोटाई कितनी है, dn है। ये मोटाई कितनी है, dn है। मतलब O से लेके इस ग्रीन लाइन तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, n प्लस डी एन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n प्लस डी एन हो जाएगी। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करना, क्या कह रही है ये, यदि स्मॉल n को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा जाए तो इस गोले के 1/8वें भाग में 0 से n तक n1, n2 व n3 के धनात्मक मानों का समुच्चय होगा। इसका मतलब क्या है, सुनो देखो अलग से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में गोला है, ये क्या है हमारे पास में सर, गोला है। ठीक है,
तो ये हमारे पास में एक अक्ष हो गई, ये हमारे पास में दूसरी अक्ष हो गई, ये हमारे पास में तीसरी अक्ष हो गई। ठीक है, तो सर ये वाली अक्ष है n1 है, ये n2 अक्ष है, ये वाली अक्ष कौन सी है, n3 अक्ष है। ठीक है, ये रेडियस कितनी है हमारे पास में, ये n रेडियस है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, देखो जैसे मान लो मैं इस गोले पर एक बिंदु लेता हूं, ये अब ये अंदर नहीं है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है हमको, ये क्या है, गोला है। ठीक है, और एक बिंदु मैं यहां पे लेता हूं, ये वाला। तो क्या किसी गोले के अंदर दो बिंदुओं के तीनों कोऑर्डिनेट सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी फ्रेम में दो बिंदुओं के तीनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तीनों कोऑर्डिनेट सेम। सर क्यों नहीं हो सकते तीनों कोऑर्डिनेट सेम, अगर तीनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे दो बिंदुओं के, तो दो बिंदु होंगे ही नहीं, वो तो एक ही बिंदु होगा। अगर मान लो मेरे पास में कोई एक फ्रेम है, ऐसे ये लो है ना, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम हो सकते हैं तीनों, नहीं हो सकते तीनों कोऑर्डिनेट सेम। दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, पर तीनों सेम नहीं हो सकते। अगर तीनों ही सेम हो जाएंगे तो ये दोनों बिंदु कैसे होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, तो यहां पे क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पर n1 n2 n3 की वैल्यू अलग है, इस वाले पॉइंट पर n1 n2 n3 की वैल्यू क्या है, अलग है। अब ऐसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करके, अगर मैं इस गोले पर बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करके पूरा गोला कवर कर लूं, क्या कर लूं मैं, पूरा गोला कवर कर लूं। किसको कवर कर लूं मैं, पूरे गोले को क्या कर लूं, कवर कर लूं। अगर मैं ये बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर कर इस पूरे गोले को क्या कर लूं, कवर कर लूं, तो n1 n2 n3 की वैल्यूज के लिए पूरा गोला क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर ये पूरा गोला कवर हो जाएगा तो उस पूरे गोले का आयतन कितना होगा, सर इस पूरे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई n क्यूब हो जाएगा इस गोले का आयतन। लेकिन मेरी बात सुनना, मैंने 1/8वां भाग क्यों कहा है, देखो होता क्या है, n1 n2 n3 के मान के लिए ये गोला तो कवर हो जाएगा, वो बात सही है। लेकिन मेरा यहां सवाल ये है कि यहां जो n1 n2 n3 है, इनकी वैल्यू कैसी होती है, धनात्मक होती है। इनके कैसे मान लेने हैं हमको, धनात्मक मान लेने हैं। तो मेरी बात सुनो, जैसे ये गोला है, ये सेंटर है, ये n1 अक्ष है, तो यहां से लेके यहां तक की n1 की पॉजिटिव अक्ष है, यहां से लेके यहां तक की n1 की कैसी अक्ष है, नेगेटिव अक्ष है। ऐसे ही ये n2 अक्ष है, यहां से लेके यहां तक की पॉजिटिव अक्ष है, यहां से लेके यहां तक की नेगेटिव अक्ष है। और ऐसे ही ये हमारे पास में n3 अक्ष है, तो यहां से लेके यहां तक की कैसी अक्ष है, पॉजिटिव है, और यहां से लेके यहां तक की कैसी अक्ष है, नेगेटिव अक्ष है। अगर बिंदु O को क्या मान लू मैं, सेंटर मान लू, तो देखो n1 n2 n3 की पॉजिटिव वैल्यू इस n1 अक्ष पर इतने से भाग के अंदर होगी। तो ये पूरा भाग अगर एक है, तो मेरे पास में केवल आधा भाग ही कवर होगा n1 n2 n3 के पॉजिटिव मान के लिए n1 अक्ष में। ऐसे ही n2 अक्ष में भी कितना भाग कवर होगा, केवल आधा भाग कवर होगा। और n3 अक्ष में भी केवल कितना भाग कवर होगा, आधा भाग कवर होगा। तो n1 में भी आधा भाग कवर होगा, n2 के अंदर भी आधा भाग कवर होगा, n3 के अंदर भी आधा भाग कवर होगा। अगर तीनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि एक पूरा गोला होता है ना, उस पूरे गोले के केवल 1/8वें भाग में ही 0 से n तक n1 n2 और n3 कैसे वैल्यूज के अंदर रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर रहेंगे। वापस सुनना, एक गोला है, अब इस गोले का सेंटर भी है, एक इसकी n1 अक्ष है, एक इसकी n2 अक्ष है, एक इसकी n3 अक्ष है। ठीक है, अब इस गोले के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, उसमें n1 n2 n3 के मान क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है ना, हर पॉइंट पर। तो मेरा सवाल ये है कि केवल एक गोले का जो 1/8वां भाग है ना, उस 1/8वें भाग में ही 0 से n तक, 0 से n तक 1/8वें भाग के अंदर ही n1 n2 और n3 की कैसी वैल्यूज मिलेगी, पॉजिटिव। क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। तो मुझे तो 1/2 भाग ये कवर करना है, 1/2 भाग ये कवर करना है, 1/2 भाग ये कवर करना है। तो टोटल कितना हो गया, 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया, 1/8वां भाग। यानी एक गोले का जब आप 1/8वां भाग लोगे, तो उस 1/8वें भाग के अंदर ही n1 n2 और n3 के धनात्मक मानों का समुच्चय हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पे जो लाइन लिखी है मैंने, कि यदि n को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा जाए,
तो इस गोले के 1/8वें भाग में 0 से n तक n1 n2 व n3 के धनात्मक मानों का क्या होगा, समुच्चय होगा। ये लाइनें लिखो, ये डायग्राम बनाओ। ये लाइन लिखो और ये डायग्राम बनाओ। लिखो इसके आगे। हाँ जी, अब देखना इसके आगे लिखना। देखो चलो मैं ही लिखवा देता हूं, समझना इसके आगे। देखना, एक अवस्था में विपरीत चक्रण वाले दो कण रह सकते हैं। जब चेक करो, 0 से E परास में ऊर्जा अवस्था संख्या आज ध्यान देना, इन लाइनों को समझना। देखो क्या होता है, हमको 0 से E परास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या लिखनी है। तो 0 से E परास के अंदर ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कैसे लिखी जाती है, देखो 0 से E परास यहां से यहां तक है, सेंटर से लेके व्हाइट लाइन तक है, ठीक है। तो इस परास के अंदर कितनी एनर्जी स्टेट होगी, इसकी संख्या हमको लिखनी है। तो ये एनर्जी स्टेट की संख्या कैसे लिखी जाती है, सबसे पहली बात गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन है 4/3 पाई एन क्यूब, पहली बात। दूसरी बात, इस गोले का केवल कौन सा भाग यूज में आ रहा है, 1/8वां भाग यूज में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/8 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या 8 का इसके अंदर भाग लगा देंगे। तीसरा सुनो, एक अवस्था में विपरीत चक्रण वाले कितने कण रह सकते हैं, 2 कण रह सकते हैं, इसलिए इसे 2 से और क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे 2 से और क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से ई परास में ऊर्जा अवस्था संख्या कितनी आ जाएगी, 2 से 8 4 बार जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये पाई एन क्यूब बटा कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो 0 से ई परास के अंदर हो गई। अब देखो 0 से ई प्लस डीई परास में ऊर्जा अवस्था संख्या जीरो से ई प्लस डीई परास में ऊर्जा अवस्था संख्या, तो मेरी बात सुनना, 0 से ई प्लस डीई का मतलब क्या है, सेंटर से लेके ग्रीन लाइन तक। तो सेंटर से लेके ग्रीन लाइन तक क्या है हमारे पास में, जो एन है, एन वो कितना है, एन प्लस डी एन है। तो इसके अकॉर्डिंग लिख दो, पाई/3 तो आएगा, लेकिन एन की जगह क्या आ जाएगा, एन प्लस डी एन आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब हमको क्या करना है, हमको तो डीई परास में याद करनी है। तो मैं इसे लिखूंगा, ई से ई प्लस डीई
ऊर्जा परास के मध्य ऊर्जा अवस्था संख्या। तो देखो ये तो है 0 से E प्लस डी। इसमें से अगर 0 से E वाले को घटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, E से E प्लस डी परास वाला मिल जाएगा। भाई 0 से E प्लस डी यानी सेंटर से लेके जो ग्रीन लाइन है वो तो कहां तक है, 0 से E प्लस डी परास है, ठीक है। और 0 से लेके जो व्हाइट लाइन है वो है E तक, 0 से E परास कौन सी है, सेंटर से व्हाइट लाइन तक। अब मुझे E से E प्लस डी चाहिए यानी डी परास में चाहिए, यानी व्हाइट लाइन से लेके मुझे कहां तक चाहिए, ग्रीन लाइन तक वाली परास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा तो आ जाएगा वो। ये कितना आएगा, पाई बट्टा 3 एन प्लस डी एन क्यूब माइनस का पाई बट्टा 3 एन क्यूब। इसको डी एन ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी एन ई से, ठीक है। तो पाई बटा 3 कॉमन निकाल लो, तो यह आएगा एन प्लस डी एन का क्यूब माइनस एन क्यूब। तो डी एन ई पाई बटा 3, ये एन क्यूब डी एन क्यूब 3n स्क्वायर डी एन, 3n डी एन स्क्वायर माइनस का एन क्यूब। एन क्यूब से एन क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो ये बचेगा डी एन क्यूब चूंकि डी एन छोटा होता है, अल्प होता है, तो डी एन स्क्वायर व डी एन क्यूब नगण्य है। चलो एक बार आप लोग यहां तक उतार, जैसे उतार लो मैसेज कर देना। तो सॉल्व करना है तो चेक करना, क्योंकि E बराबर क्या था, एक तो एन स्क्वायर का मान चाहिए मुझे, एक डी एन का मान भी चाहिए। अवकलन कर दो इसका। हाँ जी, देखो एन ज्ञात करो यहां से, ठीक। मुझे एक तो इसका अवकलन करना है, तो डी एन बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, ई की पावर हाफ का कितना होगा अवकलन, हाफ आगे आ जाएगा, ये ई की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो ये हो गया 8ma स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, 1/2 तो आगे ले लेता हूं मैं, 1/2 रूट ई। ये हो गया 8ma स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो अब हम एक काम करेंगे, ये मान इसके अंदर रख देंगे, अतः डी एन ए पाई एन स्क्वायर का मान रखो कितना है, 8ma स्क्वायर बटा एच स्क्वायर ई, ठीक है। फिर डी एन का मान ये रहा,
ठीक है, अब सुनना, देखो क्या है, यहां से चेक करो, 1/2 तो आगे है, ये e की पावर हाफ है, ये e है तो ऊपर रूट e बच जाएगा, पाई बच जाएगा। ये 1 पावर में है, ये हाफ पावर में है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 पावर में हो जाएगा। उतार लो यहां तक इसे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, आज के लिए इतना ही, यहां तक कंप्लीट कर लेना, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।